नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है और ऐसे में महंगाई अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। अप्रैल में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई चीजें जिनके दामों में इजाफा होने वाला है, आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। साथ ही बजट में प्रस्तावित सभी तरह के टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। अप्रैल में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है और आपको बता दें कि बजट में कई चीजों पर उत्पाद शुल्क और इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ था। इसके चलते 1 अप्रैल से अब सिगरेट, शराब, छाता, विदेश से आयात की जाने वाली किचन चिमनी, सोना, विदेश से आयात किया जाने वाला सोने चांदी का सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन, हीरा इत्यादि महंगा होने जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल से यूपीआई से पेमेंट करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यूपीआई की गवर्निंग आपको बता दें, एनपीसीआई ने 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई फीस वसूलने का ऐलान किया है। यानी कि महंगाई और अपने चरम पर होगी। हालांकि उसने साफ किया है कि इसका असर आम कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। सरचार्ज की ये फीस अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होगी और ये 1.1% तक हो सकती है। और इस बदलाव के बाद की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे या भीम जैसी यूपीआई ऐप से पेमेंट करने पर ये सरचार्ज लगेगा। हालांकि इस सरचार्ज का भुगतान कस्टमर को नहीं बल्कि मर्चेंट को करना होगा। बावजूद इसके महंगाई की मार पड़ने वाली है। जिस तरीके 13% रेट मेडिकल पे बढ़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? ये 13% जो रेट बढ़ रहा है मेडिकल की, ये जरूरी चीज़ें हैं, इमरजेंसी चीज़ें, इस पर रेट नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि ये इमरजेंसी के लिए चीज़ें होती हैं। जो आज गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए इस पर रेट नहीं बढ़ना चाहिए। भैया, जैसे 13% मेडिकल में पैसे बढ़ाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है भैया? कहना यही है, आदमी या मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष जो भी है वो अपने शौक से दवा थोड़ी ना खाता है। अगर बीमार होता है, लाचार होता है, दिक्कत होती है, तभी वो दवा लेने आता है। सरकार को सोचना चाहिए ना कि ऐसा तो है नहीं कि रोटी दाल है कि खाना ही खाना है, तो मजबूरी में खाता है दवा। बीमार होगा या कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तभी दवा लेगा। सरकार से कहने का आग्रह ये है कि मतलब ये जो करा है ये गलत है। भैया, जैसे 13% मेडिकल में रेट बढ़ाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है भैया? दवा का रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि दवा कोई खाने की तो है नहीं, रोज खाए हैं। आज बीमार होता है, दिक्कत होता है, आदमी खाता है, ये परेशानियाँ होती है, इसमें नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दवा के रेट में नहीं करना चाहिए। हम लोग इसलिए कोई भाषा थोड़ी लुटा दें और मिल जाए। तो आपको बता दें, 1 अप्रैल से जो ये दाम जिनमें इजाफा होगा, यानी कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत, और इसमें जो आम आदमी की जेब है उसमें ये भारी पड़ता नजर आने वाला है। यानी कि महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अगर दवाओं की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो 13% मेडिसिन में इजाफा हुआ है। दामों में इजाफा तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पेट्रोल के दामों में इजाफा, साथ ही गैस भी बढ़ रही है, यूपीआई वाला मामला भी है और बैंक भी पासबुक के लिए अगर आपको बता दें पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आप अकाउंट से लिंकअप कराते हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक, और एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अगर आप उस समय सीमा पर नहीं पे करते हैं तो 5000 रुपए भरना पड़ सकता है। साथ ही अब ये महंगाई हर एक चीज पर देखने को मिलेगी, चाहे वो किचन से जुड़ी हुई सामग्री हो या साग सब्जी से जुड़ी हुई हो। हर एक चीज में महंगाई यानी कि दरों में इजाफा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक बार फिर से एक झटका लगने जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी दामों में और इजाफा। तो मिडिल क्लास जो आम आदमी है वो महंगाई की मार पहले से ही झेल रहा था
तो महंगाई की मार, सोना चांदी के दामों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो आम आदमी का जो हाल है वो बेहाल होने वाला है और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। जनहित में इस मुद्दे को इसीलिए उठाया गया है कि ये आम जनता की हितैषी सरकार जो है वो कितनी हितैषी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई की मार से दो चार होना पड़ेगा और इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता अनुपम भंडारी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गृहिणी हैं, क्योंकि गृहिणियों को महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है गृहिणियों को बेहतर पता होता है। सुषमा जी हैं गृहिणी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहित अवस्थी जी हैं, व्यापारी हैं युवा संघ के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे सुषमा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि गृहिणी हैं और गृहिणियों को बेहतर पता होता है, क्योंकि किचन में सारी चीज़ें जो है उनके बारे में बखूबी पता भी होता है, कौन सी चीज़ कब महंगी हो रही है उसके बारे में भी पता होता है। तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी कि बजट में जो जो चीज़ें निकल कर सामने आई थी अब वो लागू होने जा रही हैं। तो महंगाई को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। सुषमा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करिएगा सुषमा जी। हाँ जी। जी, वित्तीय वर्ष में महंगाई तो देखिए आती ही जिस हिसाब से प्राकृतिक आपदा आ रही है। अभी भी बारिश हो रही है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग बैठे हैं, ओले गिरे हैं आसमान से। तो महंगाई तो होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे, मतलब हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हमारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात की रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, ये सारी भी चीजें हैं। तो अब जब संसार ही में सब कुछ संगठित तरीके से नहीं चल रहा है तो हम खाली किसी भी सरकार को दोषी देकर और महंगाई के लिए करें बात तो। सुषमा जी जी जैसा कि ठीक है, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, आपके पास आएंगे, क्योंकि महंगाई को लेकर अगर हम चर्चा करने बैठे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है और आम जनता के बीच में वोट बैंक की मांग के लिए जो हमारे नेता हैं वो पहुंचते हैं तो वो दावा भी करते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन वो सारे दावे जो हैं खोखले साबित हो जाते हैं। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, और भी मेहमान हैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रोहित अवस्थी जी हैं, व्यापारी हैं। रोहित आपके पास आएंगे, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? 1 अप्रैल से जो है वो जेब भारी होने वाली है, जेब पर भारी पड़ने वाला है। जी, महंगाई जरूर बढ़ रही है, ये बात सही है। और जो ग्लोबल इंडेक्स है, जैसा कि बात करें अगर हम, तो 6.4 इन्फ्लेशन रेट इंडिया में अभी है, और 1 अप्रैल से अगर ये बढ़ोतरी भी हो रही है तो बहुत सारे ग्लोबल फिनोमिना है, बहुत सारी ग्लोबल चीजें हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, ये बात सही है। लेकिन उत्पादकों को अभी डायरेक्ट भी उसका बेनिफिट मिल रहा है, ये भी एक बात सच है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब की जो प्लानिंग, जैसे कि अभी योगी जी ने यहाँ पे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए जो इन्वेस्टर सबमिट किया, और जो पहले भी हुआ था, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, तो उसका लाभ भविष्य में हो सकता है मिले। लेकिन अभी फिलहाल तो महंगाई बढ़ रही है, और इस जनता के डायरेक्ट पॉकेट पे असर पड़ रहा है इसका। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो मैन्युफैक्चरिंग जब यहाँ शुरू होगी, मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिलेगा, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा, सिटीजन को डायरेक्ट को मिलेगा, तब हो सकता है कि कम हो, और उसके लिए गवर्नमेंट ठीक प्लान कर रही है। लेकिन जैसे कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसका बहुत बड़ा असर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तेल तो फिर भी रुका हुआ है, लेकिन ये लड़ाई की वजह से जो प्रॉब्लम है वो हमें जरूर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल। आपके पास आएंगे ज्ञानेश मिश्रा जी, आप भी व्यापारी हैं, आपकी प्रतिक्रिया। वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है 1 अप्रैल से, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेडिसिन में भी 13% का इजाफा होने जा रहा है। देखिए, मैं गल्ले का व्यापारी हूँ मूल का जी।
जब कोई फसल आती है, जैसे वर्तमान में रबी की फसल आई है, इसके बाद अक्टूबर में खरीफ की फसल आती है। जब फसल कोई आती तो हर चीज सस्ती होने की संभावना रहती पूरी। जैसे आपने देखा होगा अभी जनवरी में गेहूं की कीमत थोक में 3150 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई थी। और जब सरकार ने गेहूं देना शुरू किया 26 जनवरी को देर में आया फैसला, 27-28 जनवरी से गेहूं मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद गेहूं की कीमतें घटते घटते 2150 रुपए प्रति क्विंटल लगभग 10 दिन पहले थी। फिर से थोड़ा शॉर्टेज हुई क्योंकि फसल बारिश हुई, जैसा कि अभी मैडम ने कहा, बारिश का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। असमय अगर बारिश हो जाएगी तो फसल प्रभावित होती है, या फसल को आने में अगर देर है किसी कारण से तो भी थोड़ी महंगाई बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, अभी बारिश हो भी रही है, ओलावृष्टि भी हो रही, तो जाहिर सी बात है अगर नुकसान होगा किसानों को तो आने वाले समय में हर चीज के अपने कारण होते हैं महंगाई के। जैसे कि आपने कहा कि 1 अप्रैल से कुछ दवा की चीजों में दवा कुछ महंगी होने जा रही है, दवाएं महंगी होने जा रही हैं, उसके भी अपने कारण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई फैसले ऐसे होते हैं, या अंतरराष्ट्रीय चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार को ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो डीजी जेल आनंद कुमार बने हैं डीजी कोऑपरेटिव। तबादले लगातार जारी हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आईपीएस एसएन साबत बने हैं डीजी बनाए गए हैं जेल के। लखनऊ से बड़ी खबर। तो यूपी में एक बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। तो एडीजी प्रशांत कुमार को ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्यवाहक डीजीपी ने पदभार संभालते ही तबादले किए। तो आईपीएस एसएन साबत डीजी बनाए गए हैं जेल के। एक बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है, जिस तरीके से अतिरिक्त पदभार में तबादले की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें डीएस चौहान जो डीजीपी का चार्ज उनको मिल गया है, और डीएस चौहान को डीजीपी के जाने के बाद जिस पद पर थे उस पर आरके मिश्रा को चार्ज मिला। माफ करिएगा, 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं आरके विश्वकर्मा, और इनके ज्वाइन करने के बाद ही तत्काल जो है 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें डीजी जेल आनंद कुमार को अब डीजी कोऑपरेटिव बनाया गया है, और एडीजी एलओ जो प्रशांत कुमार थे उनको ईओडब्ल्यू का। मनीष, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कार्यशैली को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं, या फिर एक समय सीमा जो निर्धारित होती है वो पूरी होने की वजह से ये तबादले किए गए हैं? देखिए, ये शासन का विवेकाधिकार है, ये शासन नियुक्त विभाग का विवेकाधिकार होता है। तमाम उसके पीछे कई तथ्य हो सकते हैं, हो सकता है समय सीमा पूरी हो गई हो, या किसी और को अतिरिक्त प्रभार देने के बाद उसको उस तरह की जिम्मेदारियां दी जानी तय की गई हो। ये सभी अधिकार जो हैं शासन स्तर पर लिए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल का जो ट्रांसफर दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर से जिस तरह से डीजी जेल जो आनंद कुमार हैं इनके डीजीपी बनने की बहुत कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल
1988 बैच के आईपीएस जो है आर.के. विश्वकर्मा, उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। हालांकि 2 महीने का ही उनका कार्यकाल बचा है, उसके बाद आगे सरकार क्या करती है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल डीजी जेल जो आनंद कुमार थे, इनका सबसे ऊपर नाम चल रहा था डीजी बनने के लिए, लेकिन अभी उनको तैनात नहीं किया गया है। कार्यवाहक के तौर पे आर.के. विश्वकर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन डीजी जेल को अब उस पद से हटा करके डीजी कोऑपरेटिव बनाया गया है। इसी तरह डीजी सामंत जो थे, उनको जो है डीजी जेल का तैनात किया गया है। वो इस तरह विजय कुमार की अगर बात कर ले तो उनको सतर्कता का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ये अभी तत्काल के जो फेरबदल हुए हैं, वो अभी के जो कयास लगाए जा रहे हैं कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद आर.के. विश्वकर्मा की, ये तत्काल ये ट्रांसफर किए गए। आगे क्या होता है, किस तरह से पूर्ण रूप में डीजीपी की तैनाती होती है, ये देखना होगा कि आर.के. विश्वकर्मा का बिल्कुल आगे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, एक बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर वापस लौटेंगे जनहित पर। ब्रेक से वापस आ रहे हैं जनहित में। आज हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई को लेकर, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में महंगाई अपने चरम पर होने वाली है, यानी कि हर क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे गैस में हो, चाहे पेट्रोल में हो, सभी के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इकोनॉमी को मजबूत करने की बात निकलकर सामने आती है, मजबूती देखी भी जा रही है, लेकिन एक आम आदमी, लोअर क्लास और मिडिल क्लास को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इसी बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और दर्शकों की राय इस मसले में बेहद अहम हो जाती है। आपके पास आएंगे अनुपम भंडारी जी। अनुपम जी, अगर देखा जाए अब महंगाई की मार से दो चार होना पड़ेगा आम जनता को। हालांकि देखा जाए महंगाई की मार वो पहले से झेल रहे थे, अब 1 अप्रैल के बाद से और क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश अब तक के अपने सबसे बड़े 6,90,000 करोड़ के बजट के साथ में $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने की ओर बढ़ चुका है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में अमृतकाल का यह बजट जो आया है, ये बजट जो है गरीब कल्याण तथा उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्रित करके बनाया गया है। बजट ये जो बना हुआ है, ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। आपको जैसे मालूम है, इस अमृतकाल के प्रथम वर्ष में जब भारतवर्ष को 1 दिसंबर 2022 से लेके 2023 तक G20 की अध्यक्षता का सौभाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लगभग 200 से अधिक जो बैठकें हो रही हैं, उसमें से कम से कम 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है। जनपदों में लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध में किया गया है। अच्छी बात है अनुपम जी, आपके पास आएंगे। जो बजट में जिस सोच के साथ बजट में प्रावधान रखा गया, लेकिन आम आदमी का इससे कोई सरोकार नहीं है। जो लोअर और मिडिल क्लास को लेकर हम बात कर रहे हैं, दर्शक की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास वापस लौटेंगे। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आज देखिए, आजकल हमारे पीएम साहब एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि जेनेरिक दवाइयां लीजिए जो 50% से लेके 90% तक कम है। तो मैम 13% बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ा? जेनेरिक दवाइयां हमको लेनी चाहिए। मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयां मिलेगी। रही सोने चांदी की बात और हीरो की, वो तो आम जनता जब खाने को नहीं है तो सोने चांदी के बढ़ने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छी बात है, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस लिहाज से आप ये बात कर रहे हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए प्रेम जी। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो कुछ दिखता है वो सही नहीं होता है, जो सुनाई देता है वह सही नहीं होता है। जो हम अनुभव करते हैं जीवन में वो सच होता है। जनता को अनुभव करना चाहिए कि जो सरकार और राजनीतिक दल के बीच में जो अंतर होता है, कि सरकार कोई अलग चीज है, राजनीतिक दल कोई अलग चीज है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि सरकार और राजनीतिक दल का अंतर समाप्त हो चुका है। आज सरकार में बैठे लोगों ने, चाहे किसी भी सरकार कहीं की भी हो, उसने अपना इसको खजाना समझ रखा है इस देश को, और सारा धन अपने राजनीतिक दल की मजबूती पर लुटाए दे रहे हैं। प्रचार पर खर्चा हो रहा है, जुलूसों पर खर्चा हो रहा है, अनाप शनाप खर्चा हो रहा है, और करोड़ों अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं का खर्चा जनता पे डाल दिया है।
जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। जनता को अनुभव करना चाहिए, किसी को भी तानाशाह बनने की छूट न दे जनता। आने वाले चुनाव में जनता परिवर्तन करे, तभी जनता को राहत आएगी, अन्यथा जनता डूब जाएगी। आगे आने वाले समय में अगर जनता ने गिरीश जी, आप की बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, इसलिए शुक्रिया राय साझा करने के लिए। इसी वजह से जो जनता है, जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो महंगाई की मार झेल रहा है, क्योंकि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो कितनी बेहतर हो चुकी है। पहले से 11वें स्थान में थी, 5वें स्थान में आ गई, इस बात से उसका कोई सरोकार नहीं है। जी अनुपम जी, आपके पास वापस लौटेंगे। जिस तरीके से एक कोरोना कालखंड के अंदर जिसने अभी 2 वर्ष से हम लोग को काफी पीछे धकेला, लेकिन जो कि माननीय योगी नाथ और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन सरकार, उन्होंने काफी हद तक इसको कंट्रोल करते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति आज की तारीख में रखी गई है पूरे देश के साथ पूरे विश्व पटल के अंदर पे जो है आज उत्तर प्रदेश कई मानकों में जो है वो अपने आप को सिद्ध कर चुका है, कई मानकों में वो बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस तरीके से आज जो भारतवर्ष इस समय को जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश ही केवल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान करने का निर्णय उठाया है। इस संकल्प को कार्य करने के लिए आदरणीय योगी जी कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इसमें अनुपम जी, आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो सता रही है, महंगाई की मार वो झेल रही है आम जनता। इसीलिए हम इस बात को लेकर चर्चा करने बैठे हैं। आपके पास आएंगे सुषमा जी। जी अनुपम जी, आपके पास वापस लौटेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ उसके ऊपर। जी, जैसे आपने यहाँ बताया, आज जितने समय से आज 80 लाख लोगों को इस समय मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जिस तरीके से उस समय जब कोरोना का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को सिद्ध किया। आज बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चूर हो चुकी है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा बढ़ा, और जिस तरह से जीडीपी में अभूतपूर्व योगदान दिया उसने, और लोगों को कोरोना का निःशुल्क टीका दिलाया। आज जनता, जो देश की जनता है, प्रदेश जनता है, जानती है कि हमारा जो देश प्रदेश है वो किन हाथों में है। जिस तरीके से आज कई मार्गों में उत्तर प्रदेश अपने आप को, अनुपम जी, अगर राशन दिया जा रहा है, जी अनुपम जी, आप जो योजनाओं का बखान कर रहे हैं, हम एक एक योजना को लेकर यहाँ बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि अच्छी बात है, एक पहल अच्छी है सरकार की, लेकिन हम महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। अगर राशन दिया जा रहा है तो उसमें जो सब्जियां हैं, सब्जियां तो मुफ्त में नहीं दी जा रही हैं। देखिए, जहां तक चीजें की बात है, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो योजना चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश कई राज्यों से इस समय देश का प्रथम राज्य बन के निकला हुआ। देखिए चीजें क्या होती है, कई चीजें सौभाग्य योजना के अंदर एक 1.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया, जिसमें देश में प्रथम स्थान पे है। कई चीजें अगर आप देखेंगे, चीजों को लेके आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस तरीके से लोगों को आज सरकार गरीबों के साथ में जरूर है, और उनको उनके लिए जिस तरीके से आज आयुष्मान कार्ड है, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो 5 लाख का इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कर सकता है। चीजें देखिए, आज इस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज लगभग हर सरस्वती मेडिकल कॉलेज जो देने का कार्य किया है वो उत्तर प्रदेश में किया है। लगभग 65 संचालित कक्षा 22 के आसपास निर्माणाधीन है। तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि जनता हमारे साथ में है। और जहाँ तक चीजों लेकिन जनता ये भी कह रही है कि महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई क्यों नहीं कम हुई, ये भी सवाल कर रही है जनता, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आएंगे ज्ञानेश मिश्रा जी। अगर देखा जाए, जैसा कि अनुपम जी योजनाओं का बखान कर रहे थे कि बहुत बेहतर काम किया जा रहा है देश में, लोक जनसेवा के हित में काम किया जा रहा है, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, उसका महंगाई से कोई मतलब नजर आया आपको? जैसे राशन का जिक्र किया अनुपम जी ने, राशन दिया जा रहा है, क्या उसमें सब्जियां उनको मुफ्त में दी जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा जो जेब में भारी पड़ रहा है वो कम हो जाए? ऐसा कुछ नजर आ रहा है? सरकार अगर देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, वो एक अलग इशू है। महंगाई एक अलग इशू है। लेकिन महंगाई, मैंने पहले भी कहा कि कई कारण होते हैं महंगाई के, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं और
फसल की जो बात होती है, जैसे कि बारिश अभी हो रही है, वर्तमान में भी इस समय भी बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो खड़ी फसलें नहीं, हैं, तो इसको उनका लेकर नुकसान तो होता है। अब असमय बारिश हुई है, इसमें फसल खराब हुई है, तो आने वाले समय में ये पता है कि जाहिर सी बात है जो फसल आएगी, गेहूं की फसल है, जो भी फसल आ रही है, तो उसके दामों में इजाफा होगा। हमारी हमारी पूरी बात सुन लीजिएगा मैडम। देखिए, हमने कहा कि महंगाई के बहुत सारे कारण होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी, आप पूरा ग्लोबल मार्केट है, पूरा हर चीज इंपोर्ट होती है, हर चीज एक्सपोर्ट होती है। कुछ चीजों में जरूर एक्सपोर्ट, गेहूं का जैसे पिछले साल सरकार ने बैन किया था, एकदम से गेहूं एक्सपोर्ट होने के बाद महंगा होना शुरू हुआ था, सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया, उसका एक्सपोर्ट रोक दिया। आज भी गेहूं का एक्सपोर्ट बंद है, बैन है, क्योंकि गेहूं की जरूरत पहले अपने हिंदुस्तान की पूरी होनी, फिर एक्सपोर्ट होगा। तो सरकारी खरीद अभी 1 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून तक चलती है। पहले वो खरीद होगी जो राशन में गेहूं जाता है, वो खरीद होगी, उसके बाद हो सकता है एक्सपोर्ट भी खुले। तो सारी चीजों पर सरकार की निगाह रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बताया इसके पहले कि 31.5 रुपए गेहूं हो गया था 25 जनवरी के आसपास। तो सरकार ने 26 जनवरी को फैसला लिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे देश में गेहूं का टेंडर खोला गया। गेहूं लोगों को मिला, व्यापारियों को मिला, उसके माध्यम से सस्ता हुआ, फिर 2150 तक पहुंच गया 10 दिन पहले। फिर से गेहूं को शॉर्टेज 2400 हो गया। तो ये मार्केट का फ्लक्चुएशन बिल्कुल निश्चित रूप से आपूर्ति और के ऊपर निर्भर करता है, कितनी उपलब्ध है हमारे पास चीज। आखिरी में गेहूं के लिए लास्ट समय होता है, इसलिए गेहूं की शॉर्टेज हुई, महंगा हो गया थोड़ा। गेहूं फिर से सस्ता होगा, आपको बता दें 15 अप्रैल के आसपास जब उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक गेहूं आ जाएगा तो फिर से थोड़ा सस्ता होगा। तो ये समय फसल के हिसाब से, फसल आने के हिसाब से, फसल का जब उसी क्रॉप का समय आखिरी होता है तो वो चीज महंगी हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अप्रैल मई जून में गेहूं सस्ता रहता है, धीरे धीरे जुलाई अगस्त सितंबर में महंगा होना शुरू होता है। जैसे प्याज का भी यही हाल है, प्याज इसमें बहुत सस्ता है, आज से 5 महीने बाद थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो फसल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और फसल कितनी कहीं किसी वजह से खराब तो नहीं हो रही है, ये भी महंगाई का कारण होता है। तो बहुत सारे कारण महंगाई होने के। जहां तक आपने दवा की बात करी है, अभी इसके पहले मुझसे पूछा, अभी भाई साहब ने भी कहा कि जेनरिक दवाएं भी आ रही हैं, वो तो बहुत सस्ती हैं, अब कुछ दवाएं महंगी भी हो रही हैं, उसके भी अंतर्राष्ट्रीय कारण है। चलिए, इन अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, सौरभ, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। ये कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में चलते हुए सिलेंडर का दाम ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस समय ना हम लोगों की सैलरी बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है, और सरकार क्या कर रही है इसको। चलिए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सुषमा जी, आपके पास आएंगे। महंगाई की वजह तो बार बार निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन जो हमारा लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको क्या होता है, अरे गैस के दामों में इजाफा हो गया, भले ही वो 15 रुपये बढ़े हों या 50 रुपये बढ़े हों, लेकिन वो इजाफा उन्हें नजर आता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किचन तो हमारी महंगी हो गई है, उससे हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ये किसी भी सरकार को दोष देना तो गलत होगा। कोई भी सरकार होती तो क्या कर लेती, बताइए। अब सिलेंडर महंगा है, सब्जियां महंगी है, राशन महंगा है, मतलब मुझे लगता है मार्केट में हर चीज महंगी है। अभी आपके एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि वो पैन और आधार लिंक करने का उसका भी एक एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा जी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर देखी जाए तो जेब पे तो भारी पड़नी है। लेकिन इसमें दोषी हम किसे माने? सुधार हो रहा है तो शायद। हेलो सुषमा जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे भैया लोगों ने बताया है कि कहीं ना कहीं हम 11वें से 5वें नंबर पे आ गए, कहीं ना कहीं हम सुधार की ओर अग्रसर भी हैं। तो अब ये तो है, तो अब उसके कई कारण भी हैं। एक कारण हो तो गिनाए जाएं, इसके कई कारण हैं। भाई चीजें महंगी हो रही हैं तो अब जनसंख्या वृद्धि भी तो हो रही है। अगर कहीं किसी को मुफ्त राशन वगैरह भी मिल रहा है तो
वो भी एक बजट पे असर डालता है, वो भी सरकार के फंड पे असर डाल रहा है। ये सारी चीजें हैं, तो वो चीजें समझ में आती है। अब हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी समझ में आ रही है कि चीजें महंगी हो रही। लेकिन जो कि भैया ने अभी बताया कि अभी प्याज सस्ती है, अभी आने वाले दिनों में प्याज महंगी हो जाएगी। कुछ समय पहले गेहूं महंगा था, सस्ता हो गया, तो ऐसे करके है, सस्ता महंगा तो लगा रहता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें हमारी कोई भी सरकार कुछ कर सकती है। पहले भी ये चीजें थी, अभी भी ये चीजें हैं और आने वाले समय में भी रहने वाली हैं। चलिए, अभी एक दर्शक भी जुड़े हुए थे सौरभ, जो कह रहे थे कि सिलेंडर के दामों में, गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया। आपके पास आएंगे रोहित जी। आखिर दोषी किसे माना जाए? जैसा कि सुषमा जी का कहना है कि इसके लिए हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते, किसे मान सकते हैं, किसको जिम्मेदार मान सकते हैं? रोहित जी अनम्यूट करिएगा। एक दर्शक और जुड़े हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सौरभ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। चलिए, दोबारा से संपर्क करेंगे, अगर जुड़ते हैं तो राय साझा करेंगे। जी रोहित जी। ये मैं फिर से वही बात से रिपीट करूंगा। ये बात सही है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन केवल महंगाई को एक मुद्दा नहीं देखा जा सकता। हमें ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं कि जहाँ पे चल रही है और जो मौसम जैसा कि जो है, उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है बहुत बैलेंस वो यहाँ पे बजट का रहा है जो गवर्नमेंट ने दिया है। ओडीओपी पे आज मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि जो एमएसएमई पे फोकस है, मुझे लगता है कि ये सारी फैक्टर्स जब आएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी और ओडीओपी पे फोकस बढ़ेगा, आप अगर उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, तो उससे महंगाई आने वाले वर्षों में जिस हिसाब से काम कर रही है उसमें कम होगी। आज हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स देखने की वजह से ऐसा लग रहा है कि महंगाई का असर हमारी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों की जेबों में बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में जो उनकी स्कीम चल रही है उससे उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको राहत के साथ जरूर मिलेगी। जी, एक दर्शक जुड़ी हुई है, खुशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए खुशी। हेलो जी खुशी जी। मेरा सवाल ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, कल से कन्वेंस महंगे हो जाएंगे, संसाधन सारे महंगे हो जाएंगे, तो इसको लेके अभी जो हमारी आमदनी है वो तो उतनी ही है, तो कैसे मतलब चलाएंगे मैम? बिल्कुल, आमदनी कम है और जाहिर सी बात है 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, जो दाम है वो बढ़कर अब ये लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, तो जाहिर सी बात है ये चिंता भी सताने लगी है एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास को कि ये अब हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है किराया महंगा होगा क्योंकि पेट्रोल के दामों में इजाफा होने वाला है। नीतू सिंह कानपुर से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नीतू जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कीजिए। जी हाँ मैम, देखिए मैम, आपके पैनल में बैठे एक भी व्यक्ति को महंगाई दिखाई नहीं दे रही है या ये लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। जी। गैस, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां, दवाइयां, तेल, क्या क्या चीजें गिराएंगे। सभी की कीमतें इस समय उच्चतम स्तर पे हैं। और क्या केवल 5 किलो राशन देने से काम चल जाएगा? और महीने का अगर 100 रुपए का राशन ये फ्री कहकर दे रहे हैं तो ऐसा राशन नहीं चाहिए। और एक बार में हम लोग गैस ले रहे हैं जो, उस पर ये कितना ले रहे हैं चार्ज, इनके झूठ की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। और ये कहकर आए थे ये सत्ता में बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो मैम बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार गई सरकार। और गृहिणी होते हुए भी मैम ये कैसी बातें कर रही हैं, सरकार ही दोषी है। और या तो फिर हम ही दोषी हैं जो इस सरकार को सत्ता में लेके आए, तो हम ही इसी को सत्ता से बाहर करेंगे। शुक्रिया नीतू जी, आपकी नाराजगी समझ सकते हैं क्योंकि जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, जो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनको महंगाई का जो स्तर है वो बखूबी पता होता है और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी भी जायज़ है क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इसको लेकर नाराजगी भी गृहिणियों में देखी गई। उमेश जैन एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था
कि महंगाई का मेन कारण जो है वो आबादी का मैटर है। जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए, जब महंगाई कुछ कम हो सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकती, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो महंगाई का मेन कारण ये है जी। शुक्रिया उमेश जी। जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए, आपका ये कहना था, जिससे महंगाई में अंकुश लग सकता है। दर्शकों की राय और दर्शकों की नाराजगी, इसको लेकर अनुपम जी आपके पास आएंगे। आप सुन पा रहे होंगे कि दर्शक किस तरीके से राय साझा कर रहे हैं महंगाई को लेकर, और आप लोग बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई को केवल हम नहीं इस पर बात कर सकते, क्योंकि महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई पर क्यों नहीं बात की जा सकती है? महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। हमें महंगाई समझ में नहीं आती, आपको महंगाई समझ में नहीं आती, क्योंकि हम फाइनेंशियली उन चीज़ों को ईजिली अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन उस लोअर क्लास के बीच जाकर देखिए कि महंगाई कैसे उन्हें समझ में आ रही है। अनुपम जी अनम्यूट करिएगा। जैसे कि मैं भी दर्शक को सुन रहा था अभी, जिन्होंने बोला था कि इनको महंगाई दिखाई नहीं पड़ रही है, और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, इनको मालूम है कि पाकिस्तान का क्या हाल इस समय। अगर मैं पड़ोसी अनुपम जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय सुन लेते हैं, साझा कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 रुपए किलो हमें आलू मिल रहे हैं, 50 किलो का कट्टा 200 रुपए में मेरी मिसेज ने खरीदा है। 5 रुपए किलो में जो है प्याज मिल रहा है, 40 किलो का कट्टा दे रहे हैं वो 200 रुपए में। कहाँ महंगाई है? महंगाई वहाँ है मैडम, हमारे नेताओं की बुद्धि में। चंद्र प्रकाश जी, आपके यहाँ सस्ता है, अच्छी बात है, आप हमारे यहाँ भी भेज दीजिएगा। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि 5 किलो में प्याज और 4 किलो में आलू कहीं पर बिक रहा है, क्योंकि मार्केट का जो हाल है वो बखूबी समझ में आता है महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। अनुपम जी आपके पास आएंगे। अनुपम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मिल पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे कि पड़ोसी मुल्क में जिस समय सिलेंडर का रेट 3,278 रुपए का चल रहा है, और जिस तरीके से वहाँ आलू प्याज के रेट जो है वो मतलब 400-500 पार चले गए हैं, इस तरीके से हमें देखना चाहिए। आज जो देश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने तरक्की की है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आज कम से कम 2,02,000 के आसपास 46 करोड़ रुपए लोगों को, किसानों को गन्ना का भुगतान किया गया है। किसान सम्मान निधि में लगभग 2.6 करोड़ के आसपास किसानों को जो है लगभग 52,190 करोड़ का हस्तांतरित किया गया है। जिस तरीके से चीजें आज उत्तर प्रदेश में लोग किसान को के हक में प्रदेश की सरकार हर फैसले, फिर भी किसान प्रदर्शन करते हैं। अनुपम जी, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, किसान तब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, राधा जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ मैम, ऐसा है, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि आलू सस्ता है, प्याज सस्ता है। ठीक है, वो आलू प्याज को तो देख रहे हैं, लेकिन कहाँ गैस सिलेंडर नहीं देखा, पेट्रोल नहीं देखा, डीजल नहीं देखा, स्कूल का फीस वगैरह नहीं देखा, कॉपी किताब। सर जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इन सब चीजों को पहले भी ध्यान में रखा जाए। जहाँ सिलेंडर पहले 355 मिलता था, आज हम 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं। हमारे रसोई गैस के बजट पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं राधा, जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है आम जनता पर। मुजीद लाला जुड़े हुए हैं काकोरी से, आपका स्वागत है, राय साझा कीजिए। मुजीद जी, चलिए संपर्क टूट गया है। चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। चंद्र प्रकाश जी। मैडम, मैं असित नाथ जब इस चैनल के एडिटर इन चीफ थे, तब से मैं इस चैनल का दर्शक हूँ और मुरीद हूँ इस चैनल का। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी आयु 70 वर्ष की है। मैं 70 वर्ष की आयु में झूठ बोल करके क्या लूंगा? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस चैनल के लिए आप जो दर्शक हैं रेगुलर अपनी राय साझा करते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप देखिए केजरीवाल के वहाँ के स्नान घर बना हुआ है, करोड़ों रुपए लगा दिए। मैं ये कहना चाहता था कि नेताओं के लिए महंगाई है, आम पब्लिक के लिए महंगाई नहीं है। हर चीज आपने देखा महाराष्ट्र में किस प्रकार से प्याज जो है सड़कों पर किसान फेंक रहे हैं। कहाँ से महंगाई है? महंगाई क्रिएट की जा रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी हालत में नहीं आना चाहिए, ये भावना है लोगों की। और हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये भावना नहीं, महंगाई दिखाई दे रही है। 1 अप्रैल से कुछ जो चीजें हैं जिनमें इजाफा हो रहा है उनकी दरों में, तो जाहिर सी बात है महंगाई है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और महंगाई की मार झेल रही आम जनता के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है जिनको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित में चर्चा कर रहे हैं महंगाई को लेकर। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक मुंबई से जुड़े हुए हैं, रविशंकर की राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका रविशंकर जी, अपनी राय साझा कीजिए। रविशंकर जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कीजिए। चलिए संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो जरूर साझा करेंगे। सुषमा जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बार बार योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं अनुपम भंडारी जी, कह रहे हैं कि महंगाई पहले से जो स्थिति है बेहद सुधार आया है। सुषमा जी क्या लगता है, महंगाई ठीक है, इजाफा होना चाहिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो समय के साथ वो बदलाव स्वाभाविक हो जाते हैं, लेकिन महंगाई में जिस तरीके से इजाफा हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए हमारे पास संसाधन तो सीमित है ना, और जनता असीमित हो रही है। जैसे उन्होंने एक आपके दर्शक ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। आप सीमित, लेकिन पहले से अवेयरनेस भी बढ़ी है लोगों को जी, आप सीमित संसाधन में कितने लोगों को कितनी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं? तो वो कहते हैं अपने इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जब हमारी डिमांड ज्यादा है और हमारे पास चीजें अगर कम हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे महंगाई बढ़ेगी। और फिर भी जैसे भैया ने बोला कि पाकिस्तान की दशा देखिए, पाकिस्तान और आपके रूस और उसमें यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा असर पड़ा है। सीएनजी आपकी 50 की थी, सीएनजी जस्ट डबल हो गई, तो अब असर तो पड़ा है इन सब चीजों का। अब उसको हम महंगाई, मुझे लगता है ये एक्सक्यूज काफी नहीं है सुषमा जी। अगर ऐसा है तो अभी आधार और पैन जो अकाउंट से लिंक कराया जा रहा है तो उसमें जो पैसे लिए जा रहे हैं क्या वो ठीक है, और वो कहाँ जाएगा पैसा ये किसको नहीं पता। सुषमा जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी जी। मुझे लगता है ये एक्सक्यूज काफी नहीं है कि इस वजह से महंगाई इतनी बढ़ी है, क्योंकि अगर देखा जाए आधार और पैन जिस तरीके से अकाउंट से लिंक कराने के लिए राशि ली जा रही है तो क्या वो जायज है, और ये पैसा कहाँ जाएगा किसको नहीं पता। आधार और पैन का अभी तक तो फ्री था, अब 1 अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट करा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। चलिए ज्ञानेश जी आपके पास आएंगे, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। आप जैसा कि वजह बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय भी वजह बताना चाह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। मुझसे पूछे मैडम जी। मैडम देखिए, अभी सभी से आप सुन रही हैं, मैंने पहले भी कहा, जैसे कई नेता बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप एक बात को ध्यान दीजिए कि एमएसपी पर कहा जाता है कि एमएसपी की जरूरत है। किसान जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा था एमएसपी कानूनी रूप में एमएसपी को दिया जाए। गेहूं का समर्थन मूल्य इस समय 2125 रुपए है और गेहूं इस समय थोक बाजार में 2400 रुपए बिक रहा है। धीरे धीरे घटेगा, जब पूरी तरह से गेहूं बाजार में आएगा 10 अप्रैल के बाद तो घटेगा और सरकारी खरीद होगी। अब एक तरफ विपक्ष के लोग या कोई भी नेता इस तरह की बात करता है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर किसान को उचित मूल्य देना है तो महंगाई निश्चित बढ़ेगी। ये बिल्कुल मान लीजिए, अगर किसान, आपको बता दें कि अभी किसी मैडम ने, दर्शक ने कहा था कि तेल भी बढ़ रहा है। तेल की बात पर ध्यान दीजिएगा, जो कड़वा तेल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, बिल्कुल कीमतें बहुत तेजी में कम हुई है। समर्थन मूल्य 5450 रुपया सरसों का जी, और इसमें बिक रहा है मंडी में 5200 रुपया, तो घटा है। और तेल थोक में 120-25 रुपए किलो है
और रिटेल में 130-35 रुपए 40 रुपए तक हो सकता है जी। और यही 2 साल पहले 200 रुपए तक बिक गया था। तो ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि फसल का जितना उत्पादन है किसी भी फसल का अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं। सरकार ने जब ज्ञानेश जी आपका यही कहना है कि अगर किसान को उचित मूल्य दिया जाता है तो जाहिर सी बात है दरों में इजाफा होगा। आपको उचित मूल्य देना है और किसान की समर्थन मूल्य के हिसाब से देना है। और कई बार कई चीजों में जैसे इस समय वर्तमान में आपको बता दें अरहर की दाल महंगी है, 115 रुपए किलो थोक में चल रही है महंगी। उसके भी अंतर्राष्ट्रीय कारण है क्योंकि बाहर से जैसे रूस यूक्रेन की बात है, आपका एक विज्ञापन चल रहा है रूस यूक्रेन। सुषमा जी आप डिबेट में बैठी हैं, सुषमा जी डिबेट में बैठी हैं आप फोन में बात कर रहे हैं। अनुपम जी आपका फाइनल कमेंट, महंगाई ये जायज है या नाजायज है? देखिए मैंने आपको बताया कि इस समय जहां तक महंगाई की बात अभी हो रही है, जैसे सर ने भी बताया कि इस समय किसानों को एमएसपी इसको समर्थन मूल्य मिनिमम जो है वो देना चाहिए। और मैं बता दूं आपको एनएसओ के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े, जिसके मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 2014 से 2015 के बीच में 72,805 थी। आज उसमें 35% का इजाफा होकर आज के 2022-23 के दौरान उसकी जो आय बता रहा हूँ मैं आपको लगभग 98,118 रुपए है। जहां तक आज जो देश में प्रति व्यक्ति चलिए आपका यही कहना है कि पहले से स्थिति जो है वो बेहतर है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल महंगाई की मार झेल रही एक तरफ आम जनता का ये कहना है कि महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार के नेता हैं, उनका ये कहना है कि पहले से जो स्थिति है, जो दर है वो बेहतर है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।